स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि बीकॉम पार्ट में फर्स्ट में पढ़ाया जा रहा है। हमारा जो लेसन चल रहा है वो है अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसके बारे में हम पिछले अध्याय में लाभ तक पढ़ चुके थे। इस आज के लेसन में हम पढ़ रहे हैं लेखांकन मंडल के कार्य। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मंडल का कार्य लेखांकन मानकों की संरचना कर कंपनी अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित लेखांकन मानकों की राष्ट्रीय समिति को उन्हें अधिसूचित करने की सिफारिश करना है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन समिति की सदस्य है और उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। इसलिए लेखांकन समिति को अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मंडल नाम से संबोधित किया जाने लगा है। इन लेखांकन मंडल के कार्य जानने के बाद हमें इनके क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। लेखांकन मानकों का क्षेत्र, इन लेखांकन मानकों का स्कोप क्या है? अपने देश में लागू कानूनों, रीति रिवाजों, परंपराओं एवं व्यावसायिक वातावरण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक देश में लेखांकन मानकों की संरचना की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 में निर्देश है कि यदि कंपनी लेखांकन प्रावधानों एवं लेखांकन सिद्धांतों या प्रक्रियाओं में एक समानता नहीं हो तो अधिसूचित लेखांकन मानकों को वरीयता दी जाएगी। महत्वपूर्ण मदों के संबंध में ही लेखांकन मानकों की संरचना की जाती है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा लेखांकन मानक तैयार करते समय उनमें उन बातों का स्पष्ट उल्लेख होता है कि वे किन संस्थाओं पर लागू होंगे, किन संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे, किन परिस्थितियों में उन्हें लागू न करने का विकल्प होगा, किस तिथि से संबंधित लेखा मानक की अनुपालना करना अनिवार्य होगी, किसी लेखांकन मानक की जारी होने की तिथि से पूर्व की अवधियों के लिए सामान्यतः संबंधित लेखा मानक लागू नहीं किया जाता है जब तक कि संबंधित लेखांकन मानक में विपरीत उल्लेख नहीं किया गया हो। लेखांकन मानक की संरचना करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे केवल मूलभूत सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं से ही संबंधित हों। लेखांकन मानक की भाषा में स्पष्टता हो एवं वे समझने तथा लागू करने लायक हो। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेखांकन मानक के लागू करने के पश्चात यदि ऐसा लगे कि उसे और अधिक स्पष्ट करना होता है तो उसे संशोधित करना आवश्यक है। यदि आवश्यक हो तो किसी विद्यमान लेखा मानक को वापस लेकर उसके स्थान पर नया लेखा मानक भी लाया जा सकता है।
लेखा मानकों के स्कोप या क्षेत्र का बारे में हमने अभी पढ़ा। आगे हम इस आज के टॉपिक में लेखा मानकों की प्रकृति के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं कि इन लेखा मानकों की प्रकृति क्या है। लेखा मानक देश के कानूनों, प्रथाओं, व्यावसायिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। लेखांकन मानक जारी होने के पश्चात की तिथि से लागू किए जाते हैं तथा प्रारंभ में कुछ अवधि के दौरान उन्हें स्वैच्छिक लागू करने की सिफारिश की जाती है। तत्पश्चात उनकी अनुपालना करना अनिवार्य किया जाता है, परंतु आवश्यक हो तो किन्हीं लेखांकन मानकों को उनके जारी होने की तिथि से ही अनिवार्यतः अनुपालना करने का निर्देश दिया जा सकता है। जब लेखांकन मानकों की अनुपालना अनिवार्य कर दी जाती है तो जिन व्यावसायिक संस्थाओं के लिए अनुपालना अनिवार्य की गई है उन्हें अपने वित्तीय विवरण उन्हीं के अनुरूप तैयार कर प्रस्तुत करने होते हैं। मतलब जिन व्यावसायिक संस्थाओं के लिए अनुपालना अनिवार्य कर दी गई है कि इन लेखा मानकों के आधार पर कार्य किया जाए तो उन्हें अपने वित्तीय विवरण उन्हीं के अनुरूप तैयार कर प्रस्तुत करने होते हैं एवं प्रकटन संबंधी निर्देशों की पालना करनी होती है। लेखा मानकों पर राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण का गठन। इन लेखा मानकों के लिए राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण का गठन किया गया है और यह 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ है। प्राधिकरण के गठन एवं उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों का वर्णन इस प्रकार है। कंपनियों द्वारा अपनाए जाने के लिए लेखांकन नीतियों और लेखांकन मानकों के निर्धारण पर सरकार को सलाह देना, यानी सरकार को सलाह दी जाती है कि लेखांकन मानकों के निर्धारण के बारे में किस प्रकार से कार्य किया जाएगा। दूसरा, अंकेक्षण संबंधी ऐसे मामलों पर केंद्रीय सरकार को सलाह देती है जिन पर समय समय पर सलाह मांगी जावे।